नमस्कार। टीवी पर जो हंगामा और बहस हम सब देखते हैं, उसके पीछे भारतीय संसद हमारे लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल है। हाँ, ये कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन देश के सारे बड़े फैसले यहीं लिए जाते हैं। तो चलिए आज इसी के रोजमर्रा के कामकाज को समझते हैं, एक एक करके। तो हम बात करेंगे कि संसद के मुख्य चेहरे कौन हैं, फिर जानेंगे कि एक सेशन चलता कैसे है, सांसदों के पास बहस के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं, कोई बिल कानून कैसे बनता है, और आखिर में देश के पैसे का हिसाब किताब कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई संसद में आखिर शो चलाता कौन है? कौन है वो लोग जो पूरी कार्यवाही को डायरेक्शन देते हैं, जो तय करते हैं कि आज किस मुद्दे पर बात होगी? तो चलिए मिलते हैं इस पार्लियामेंट्री ड्रामा के मेन कैरेक्टर से। यही वो लोग हैं जो तय करते हैं कि पार्लियामेंट किस दिशा में जाएगी और जिनके बिना सच पूछिए तो काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो देखिए, एक तरफ है लीडर ऑफ द हाउस, जो ज्यादातर प्रधानमंत्री ही होते हैं और जिनका काम है सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाना। और ठीक उनके सामने होते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ये सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के मुखिया होते हैं और इनका काम है सरकार के हर मूव पर, हर कदम पर पैनी नजर रखना। और हाँ, डेमोक्रेसी में सरकार से सवाल पूछने के लिए ये पोस्ट बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक ऐसे किरदार की बात करते हैं जो ज्यादातर पर्दे के पीछे से काम करता है। ये है विप। इन्हें ना आप अपनी पार्टी का टीम कैप्टन समझ लीजिए। इनका मेन काम बस यही है कि जब भी कोई जरूरी वोटिंग हो तो पार्टी के सारे सांसद लाइन में रहें, मतलब सदन में मौजूद रहें और पार्टी लाइन के हिसाब से ही वोट करें। ठीक है, तो किरदारों को तो हमने जान लिया। अब सवाल यह है कि ये मंच सचता कब है, मतलब पार्लियामेंट काम कैसे करती है। देखिए, इसका अपना एक कैलेंडर है, एक रिदम है, जिसे हम सेशन या सत्र कहते हैं। तो मोटे तौर पर साल में 3 सेशन होते हैं। सबसे पहले और सबसे लंबा होता है बजट सेशन, फिर आता है मॉनसून सेशन और साल के आखिर में होता है विंटर सेशन। तो कोई भी सेशन शुरू कैसे होता है? इसकी शुरुआत होती है जब राष्ट्रपति समन जारी करते हैं। ये एक तरह से ऑफिशियल बुलावा है कि भाई अब देश के काम के लिए इकट्ठा होने का टाइम आ गया है। अच्छा, सेशन के दौरान कई बार सदन की बैठक को कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ता है। इसे कहते हैं एडजर्नमेंट या स्थगन। और ये फैसला कौन लेता है? सदन के स्पीकर या चेयरमैन। और फिर जब एक सेशन का पूरा काम खत्म हो जाता है तब राष्ट्रपति प्रोरोगेशन यानी सत्रावसान की घोषणा करते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये एडजर्नमेंट से बिल्कुल अलग है। एडजर्नमेंट सिर्फ उस दिन की बैठक को रोकता है, जबकि प्रोरोगेशन पूरे के पूरे सेशन को ही खत्म कर देता है। और आखिर में आता है डिसोल्यूशन यानी विघटन। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है। इसका सीधा मतलब है लोकसभा की लाइफ खत्म और अब देश में नए चुनाव होंगे। राज्यसभा, जैसा कि हम जानते हैं, एक परमानेंट हाउस है, तो वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। तो पार्लियामेंट सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, ये बहस और सरकार से सवाल जवाब का सबसे बड़ा अखाड़ा है। और इस काम के लिए सांसदों के पास कई जबरदस्त टूल्स होते हैं। हर सिटिंग का जो पहला घंटा होता है ना, उसे कहते हैं क्वेश्चन आवर। यकीन मानिए, ये डेमोक्रेसी का सबसे वाइब्रेंट टाइम होता है। कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय के काम पर सीधा तीखा सवाल पूछ सकता है। ये सरकार को अकाउंटेबल रखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। क्वेश्चन आवर के ठीक बाद शुरू होता है 0 आवर। और मजे की बात यह है कि इसका जिक्र किसी रूल बुक में नहीं है। ये एक खालिस भारतीय इनोवेशन है। इसमें कोई भी एमपी बिना किसी नोटिस के कोई भी अर्जेंट नेशनल इशू उठा सकता है। और हाँ, सबसे ज्यादा हंगामा और ड्रामा भी अक्सर यही देखने को मिलता है। लेकिन सोचिए, अगर ऑपोजिशन सिर्फ सवाल नहीं पूछना चाहता, बल्कि सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ अपना कड़ा विरोध जताना चाहता है, तो उसके लिए भी कुछ खास तरह के मोशंस हैं। यहाँ 2 बहुत जरूरी मोशंस हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है सेंसर मोशन या निंदा प्रस्ताव। ये सरकार की किसी खास पॉलिसी के खिलाफ होता है। अगर ये पास हो भी जाए तो सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, हाँ बेइज्जती जरूर होती है। लेकिन दूसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। ये पूरी की पूरी सरकार के खिलाफ होता है और अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना ही पड़ता है। गेम ओवर। ये एक तरह से सरकार का फाइनल फ्लो टेस्ट है। चलिए अब आते हैं पार्लियामेंट के सबसे कोर फंक्शन पर, कानून बनाना। एक आइडिया या एक प्रस्ताव आखिर कानून की शक्ल लेता कैसे है, इसकी एक पूरी जर्नी होती है। देखिए, एक नॉर्मल बिल की कहानी में 5 मेन चैप्टर होते हैं। पहला, बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसे कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सेकंड रीडिंग। इसमें बिल के हर एक क्लॉज पर, एक एक लाइन पर डिटेल में बहस होती है, बदलाव सुझाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड रीडिंग में बिल पर फाइनल वोटिंग होती है। यहां से पास होने के बाद बिल दूसरे हाउस में जाता है और वहां भी यही पूरी प्रोसेस रिपीट होती है। और आखिर में जब प्रेसिडेंट इस पर अपनी मुहर लगा देते हैं, तब जाकर एक बिल एक्ट यानी कानून बनता है। ये तो बात हुई एक आम बिल की, लेकिन उन बिल्स का क्या जिनका सीधा कनेक्शन देश के खजाने यानी पैसे से है? तो एक मनी बिल और एक ऑर्डिनरी बिल में जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जमीन आसमान का अंतर है। पर क्यों? देखिए, सबसे बड़ा फर्क यह है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है या सुझाव दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जनता के चुने हुए सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है और देश चलाने के लिए सरकार को जो पैसा चाहिए उसमें कोई रुकावट ना आए, ये सिस्टम यही सुनिश्चित करता है।
और अब आते हैं पार्लियामेंट की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक पर, देश का एनुअल बजट पास करना। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये इस बात का आईना है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, वो पैसा कहाँ खर्च करना चाहती है। तो बजट पास होने की ये पूरी प्रोसेस 6 स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं, फिर उस पर एक जनरल डिस्कशन होता है। इसके बाद डिपार्टमेंटल कमेटियां हर मंत्रालय के खर्चे की बाल की खाल निकालती हैं। फिर होती है सबसे जरूरी चीज, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग, यानी किस मंत्रालय को कितना पैसा मिलेगा। और आखिर में 2 बहुत जरूरी बिल पास होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल जो सरकार को पैसा खर्च करने की परमिशन देता है, और फाइनेंस बिल जो सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार देता है। बजट पर बहस के टाइम ऑपोजिशन के पास एक बहुत ही दिलचस्प हथियार होता है, जिसे कहते हैं कट मोशन। इसके 3 टाइप हैं। पहला, पॉलिसी कट। अगर ऑपोजिशन सरकार की किसी पॉलिसी से ही खुश नहीं है तो वो प्रस्ताव ला सकता है कि उस मंत्रालय की मांग को घटाकर सिर्फ 1 रुपया कर दिया जाए, मतलब सिंबॉलिकली पॉलिसी को रिजेक्ट करना। दूसरा है इकोनॉमी कट। अगर लगता है कि खर्चा ज्यादा हो रहा है तो एक खास अमाउंट कम करने का प्रस्ताव दिया जाता है। और तीसरा है टोकन कट। ये किसी खास शिकायत को दर्ज कराने के लिए होता है, जिसमें मांग से सांकेतिक तौर पर 100 रुपए कम करने की बात कही जाती है। तो हमने देखा कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है। ये नियमों, परंपराओं और पावर पॉलिटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, और ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक डेमोक्रेसी में हर मुद्दे पर डिटेल में बहस करने की जरूरत, और दूसरी तरफ देश चलाने के लिए तुरंत फैसले लेने की मजबूरी। इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।